हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को हम 15 मिनट्स में कवर करने वाले हैं और बढ़िया से इसके फॉर्मूलाज, बढ़िया से इसके कंसेप्ट का एक ओवरव्यू हो जाएगा। आप कभी भी इस चैप्टर को स्टार्ट करने जाओ तो पहले इसको देख लेना, है ना, एक ओवर आइडिया होने लगेगा। और इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द टेलीग्राम चैनल भारत पंचाल सर। भारत पंचाल सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेक्चर के नोट्स मिलेंगे जो इसमें यूज़ करूंगा मैं। और अगर आपको बेस्ट नोट्स चाहिए किसी भी क्लास के लिए तो हमारी वेबसाइट है chemistryguruji.com, वहाँ पर प्रीमियम इस तरह के नोट्स आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात ये होती है यार, केमिस्ट्री है क्या चीज, पढ़ेंगे तो होता क्या है केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अ मैटर। किसी भी मैटर को पकड़ेंगे, हमारी सराउंडिंग में सारी चीजें मैटर हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, सब बारे में बात करेंगे। तो वही हमारे पास क्या होती है, केमिस्ट्री हुआ करती है। अब अगली बात है, मैटर किसे कहते हैं बेटा, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी वो चीज मास हो जिसके पास और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हो और अगर अलग अलग पार्टिकल्स भी हैं तो उनका रेशियो बाय मास फिक्स हो। समझ रहे हो, जैसे कि मैं बोलता हूं सोडियम, सोडियम एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे सोडियम होंगे। सिर्फ प्योर का मतलब ये एक तरह के होते हैं। और अगर अलग अलग भी है, जैसे शुद्ध नमक भी बोल सकते हैं, NaCl जो है ये शुद्ध हो सकता है अगर इनका रेशियो बाय मास में फिक्स कर दूं। मिक्सचर क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इज नॉट फिक्स्ड, मतलब इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे बट उनका ऐसे रेशियो बाय मास फिक्स नहीं होता। जैसे आपने कभी मीठा पानी बनाना है, एक गिलास पानी का ले लिया, उसमें चीनी मिला देंगे, 1 चम्मच मिला दो, 2 चम्मच मिला दो, 3 चम्मच मिला दो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतनी ही चीनी मिलानी है। तो इस तरह के हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। दो तरह के मिक्सचर होते हैं बेटा, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो पूरे का पूरा एक हो चुका हो। जैसे पानी में आपने नमक मिक्स कर दिया, है ना, सोल्ट सॉल्यूशन बन गया तो बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। आप देख के नहीं बता सकते यार ये पानी का पार्टिकल है, ये नमक का पार्टिकल है। ऑन दी अदर हैंड आपने पानी में रेत मिक्स कर दिया तो रेत उसमें मिक्स नहीं होगा, या पानी में आपने ऑयल मिक्स कर दिया तो अलग से लेयर दिखाई देगी, यार ये पानी की लेयर है, ये ऑयल की लेयर है। इस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और केमिस्ट्री में एक वर्ड आप लोगों को बहुत सुनने को मिलेगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है बनाने वाले, किसी भी चीज को जो बनाने वाले होते हैं। केमिस्ट्री में हर एक चीज किससे मिलकर बनती है बेटा, एम से मिलकर बनती है। क्या मतलब होता है एम का? ए बोले तो एटम, आई मींस आयन, और एम मींस क्या होता है बेटा जी, मॉलिक्यूल होता है। कोई प्रॉपर एग्जांपल की बात करो, जैसे Na और Cl अलग अलग है, दीज आर एटम। अगर ये कंबाइंड हो जाए तो ये बन जाएंगे मॉलिक्यूल, और अगर कंबाइंड होकर डिसोसिएट हो जाए तो ये क्या बन जाएंगे, आयन। नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, एक बाबू है और एक सोना है, दोनों अलग अलग है तो वो क्या कहलाएंगे, एटम। अगर वो कंबाइंड हो जाते हैं बेटा तो वो क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल। और अगर वो कंबाइंड होकर डिसोसिएट हो गए, बाबू पे कुछ चार्ज आएगा, सोना पे कुछ चार्ज आएगा, तो ये क्या बन जाएंगे, आयंस। एंड वी आर साइंस स्टूडेंट्स, वी प्रमोट ब्रेकअप, है ना, हमें अच्छा लगता है जब ब्रेकअप हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा खुद कहीं पैचअप नहीं हो पाता ना, हमें हमारी किताब ही हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। चलो कम टू द पॉइंट। अच्छा बेटा, आगे हमारे पास आती हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती हैं कि किसी भी चीज को मापना है, तोलना है, उसके लिए हमने कुछ चीजें सेलेक्ट की हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 7 बेसिक यूनिट की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है बेटा मोल। इस चैप्टर में आप मोल वर्ड बहुत सुनोगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, लाइक सामने से एक ब्राइटनेस आ रही होगी, या सन होता है ना आजकल, सन की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मियां है, सर्दियों में ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है, शाम को भी कमी हो जाती है थोड़ी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है बेटा कैंडेला, मतलब इसको इस तरीके से मापा जाता है। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। सर किसी और चीज में मेजर नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल मेजर कर सकते हो, फीट में मेजर करती है बहुत दुनिया, किलोमीटर में मेजर करती है, इंचेज में मेजर करती है। बट एक ऐसा यूनिट का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको सब जगह वैलिड किया गया है। अच्छा, कुछ प्रीफिक्सेस होती हैं बेटा, प्रीफिक्सेस जैसे अगर मैं कभी डेसी लिखूं, इसका मतलब होता है 10 की पावर -1, सेंटी लिखूं 10 की पावर -2, मिली का मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो, पिको, ये बहुत फेमस होती है। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 और पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12, याद रखिएगा। इसके अलावा डेका 10 की पावर 1, हेक्टो 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9 और टेट्रा 10 की पावर 12। ये माइनस वाली है, मतलब ये बहुत छोटा, अगर कहीं पर लेंथ है उसको मेजर करने के लिए यूज की जाती है, और अगर कहीं पर बहुत बड़ी यूनिट्स कहीं पर हैं तो वहां पर इनका यूज किया जाता है। आगे मूव करते हैं बेटा, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे x इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में। ठीक है, किसी भी नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, n इंटू 10 की पावर n, वेयर दिस n का मतलब क्या होता है, अ नॉन जीरो नंबर, अ नॉन जीरो नंबर टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो नंबर लगा दो। और n क्या हो सकता है बेटा, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। इसकी मैंने एक बहुत बढ़िया ट्रिक बना रखी है, लो प्यारे रोज नजारे,
क्या मतलब वो लो प्यारे रोज नजारे का? अगर कभी भी मैं लेफ्ट में मूव करूंगा तो पावर p होगी, पॉजिटिव होगी, और अगर कभी मैं राइट में मूव करूंगा तो पावर n होगी, नेगेटिव होगी। एग्जांपल देके समझाता हूं बेटा। जैसे आपके पास दे रखा है 9234 डेसिमल 0.5। अब साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तो डेसिमल को इधर लेके आऊंगा 1 2 3, ये हो गया हमारे पास 9.2345। डेसिमल आप किधर लेके गए हो? आप देखो लेफ्ट में मूव किया आपने डेसिमल को, है ना। लेफ्ट में कितने स्टेप चले? 3 स्टेप चले हैं, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर? 3 हो जाएगी। हमारे पास दूसरा नंबर है 0.0046, ठीक है, मान के चलो ये है। अब डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तो डेसिमल को इधर सरकाऊंगा 1 2 3। अब की बार आपने किधर मूव किया बेटा? राइट की तरफ मूवमेंट की है। लो प्यारे रोज नजारे, राइट में मूव करते तो पावर माइनस हो जाती है 4.6, और 10 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ से? माइनस की। सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं हम लोग? सिग्निफिकेंट फिगर की सिंपल सी डेफिनेशन होती है ऑल दी सर्टेन डिजिट विद वन डाउटफुल डिजिट, है ना। लिखा गया है देयर आर ऑल सर्टेन डिजिट विद वन अनसर्टेन डिजिट या वन डाउटफुल डिजिट। एग्जांपल देकर समझाता हूं कि जैसे कि एक वायर है, हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है। ए को बोला तो उसने बोल दिया कि सर 22.34 सेंटीमीटर है। हमने बी को बोला तो बी ने बोल दिया सर 22.31 सेंटीमीटर है। सी को बोल दिया तो उसने बोल दिया सर 22.33 सेंटीमीटर है। अब अगर आप देखो तो अगले 3 नंबर तो सब में सर्टेन है, और जो लास्ट वाला नंबर है वो थोड़ा डाउटफुल है। इसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल होते हैं। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने बोल दिया 23.567 या 564, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सारे ही नॉन जीरो हैं, तो यहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखिए, अगर नॉन जीरो के लेफ्ट में कोई जीरो है, जैसे कि मैंने बोल दिया 0.0042, नॉन जीरो के लेफ्ट वाली जो जीरो होती है वो कभी भी काउंटेबल नहीं होती, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, लाइक मैं आपको बोल रहा हूं 2034। अब ये नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही है, अब ये जो जीरो है नॉन जीरो के बीच में आ गई है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। अगली बात, जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। देखो बेटा, मैंने लिख दिया 2.3400। अब जीरो अगर राइट साइड में है और लेफ्ट में कहीं डेसिमल प्लेस्ड है, तो वो जीरो जो है सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो? 1 2 3 4 5। मैं समझाता हूं, 0.000100। अब देखिए, नॉन जीरो के लेफ्ट वाली जो जीरो है वो काउंटेबल नहीं है, नॉन जीरो के राइट वाली जो जीरो है वो काउंटेबल हो जाएंगे। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अगर मैं यहां पर पूछूं 100 में, अब जीरो राइट में है बट यहां पर डेसिमल नहीं लगा, तो आप चाहो तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिख सकते हो, चाहो तो यहां पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर भी लिख सकते हो, वो सही रहता है ना। जीरो अगर नॉन जीरो के राइट में है और डेसिमल प्लेस नहीं है तो उन जीरो को आप सिग्निफिकेंट बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते। ये वाला फंडा है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 3.00 इंटू 10 की पावर 3। तो अब देखो 300 को ऐसे भी लिखा जा सकता था ना, 300 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ऐसे 3.00 इंटू 10 की पावर 2 आप लिख सकते हो। तो अब देखो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। अच्छा, ये जो 10 की पावर होती है इनको कभी भी हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स ने सबसे पहले एटम के बारे में बात की थी। अब एटम वर्ड के बारे में अगर मैं बताऊं, एटम वर्ड जो आया है वो आया है एक ग्रीक वर्ड अटोमियो से। क्या मतलब होता है अटोमियो का? ए मीन्स होता है नॉन, और टोमियो का मतलब होता है कटेबल, जिसको काटा नहीं जा सकता। लाइक हमारे पास ये एक वायर है, अगर मैं इसको कट करूं तो ये इतनी हो जाएगी, फिर कट करूं तो इतनी हो जाएगी, फिर कट करूं तो ये, और एंड में एक ऐसी स्टेज आएगी जब मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, उसी को हम लोग बोलते हैं एटम। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी? स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड। क्लियर है? तो इसी बारे में हम, अच्छा क्या ये सच है कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता? आपको भी पता है कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, बट एटम वर्ड का मीनिंग नॉन कटेबल ही होता है। चलो आ जाओ। ऑल द एटम्स इन अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। जो एक एटम, एक एलिमेंट के एटम होते हैं, कोई भी एक बड़ा सा एलिमेंट है, इसमें बहुत सारे एटम होंगे, इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। अगला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफर मास, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मान लो कि ये एक एलिमेंट है और एक दूसरा एलिमेंट है, इनके एटम होंगे, इसके एटम होंगे। अगर मैं इसके एटम को खुद से कंपेयर करूंगा तो इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, इसके एटम को खुद से कंपेयर करूंगा तो इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, और इनको अगर एक दूसरे के साथ हम कंपेयर करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज आपको डिफरेंट मिलने वाली है। अच्छा, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। कोई भी मैटर जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है, जिसे हम लोग एटम्स बोलते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। कंपाउंड कब बनता है बेटा? जब भी अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ते हैं। एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये क्लियर होगा। एटॉमिक मास यूनिट AMU क्या होता है बेटा? मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ C12। C12 का अगर आप 1/12 कर दोगे तो वही क्या होता है बेटा? 1 AMU होता है।
और मोलिकुलर मास किसे कहा जाता है? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि हमारे पास NaOH है, NaOH एक मॉलिक्यूल है, इसमें Na का मास 23 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। इन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो 40U आ जाएगा। तो ये 40U, U का मतलब यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट होता है बेटा, और यही इसका मॉलिक्यूलर मास भी कहलाने वाला है। अच्छा बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और प्लीज मैं चाहूंगा आप लोग इनका आंसर करो, मुझे पता चले आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, और जो सही आंसर होगी उनको मैं हार्ट दे दूंगा। आगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट, उसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत। मोल किसे कहते हैं बेटा? मोल वर्ड आता है कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻²3 पार्टिकल्स। इसी को हम लोग Na बोलते हैं, और Na का मतलब होता है बेटा जी एवोगाड्रो नंबर। क्या होता है इसका मतलब? एवोगाड्रो नंबर होता है। और 1 मोल कभी बोलूंगा, इट मींस मैं क्या बोल रहा हूं? 6.022 इंटू 10⁻²3 पार्टिकल्स। अगर मैं कभी 1 मोल वॉल्यूम की बात करूं, इट और कंडीशन एसटीपी रखी गई या एनटीपी रखी गई, क्या मतलब होता है एसटीपी का? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है गैसेस के लिए? टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और बेटा जी प्रेशर होता है, आप 1 एटमॉस्फेरिक बोल सकते हो, और 1 एटमॉस्फेरिक लगभग बराबर होता है 1 बार के। और अगर पूरा आपको बताऊं, 1 बार इज इक्वल टू जो होता है वो 0.987 ATM के इक्वल होता है। बाकी मैं आपको बोलूंगा कि आप इनको इक्वल मान के ही ट्रीट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स आपको कभी भी निकालने हैं तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग का मतलब होता है गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको कभी भी निकालने हैं, ऑब्वियसली कैसे निकाला जाएगा भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू में एटॉमिसिटी। सर समझ से में नहीं आया, दोबारा समझाओ। अच्छा, ये एक ना 1 वे टेबल होती है मोल कंसेप्ट को, कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो, मैं आपको करवाऊंगा भी, डोंट वरी। देखो, अगर आपको कभी, मैं तो ये बोलूंगा कुछ भी दे रखा है पहले मोल्स निकाल लो, और मोल से आगे सब कुछ कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। अगर आपको कभी मास दे रखा है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोल्स आ जाएंगे। अगर आपको कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल से कुछ भी निकालना है, अब डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, और नंबर ऑफ मोल से कोई भी चीज निकालनी है तो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल से मास निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल्स निकालने हैं, नंबर मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से। वॉल्यूम निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो मोलर वॉल्यूम से। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके समझाता हूं। हमारे पास मान के चलो है 88 ग्राम ऑफ CO2। मैंने आपको बोला कि इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला वॉशिंग मशीन, वॉशिंग इज गिवन मास जो कि है 88, और CO2 का मोलर मास कितना होता है बेटा? कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, जो कि आ जाएगा 44। तो यहां से इसके मोल्स कितने आगे? 2 मोल्स आगे। अब मैं आपको बोलता हूं वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम एट एसटीपी। अगर कभी भी मोल्स आ जाए तो सब कुछ निकालना बहुत ईजी है। कैसे बहुत ईजी है? अगर आपके पास मोल्स आ गए हैं, मोल से वॉल्यूम निकालना है, मोल से कुछ भी निकालना हो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, जो कि कितना हो जाएगा? 44.8 लीटर एट एसटीपी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, आपका जो बनता है ब्रो, पार्टिकल्स निकालने हैं। पार्टिकल्स निकालने हैं, पहले तो मोल्स लिखोगे, है ना? मोल से तो निकालते हैं ना पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स निकालने होते हैं तो कभी भी किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। अब एटॉमिसिटी देखो, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल में। कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो यहां पर 3 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन के एटम्स बताओ स्पेसिफिकली, सबसे पहली बात आप देखोगे मोल्स कितने हैं? 2। पार्टिकल्स निकालने 6.022 इंटू 10⁻23। एटॉमिसिटी देखोगे, CO2 में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं बेटा? 2। इस तरह से सिंपली ये क्वेश्चन किया जा सकता है, बाकी जितनी प्रैक्टिस की जाए। परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है कभी भी, क्या होता है? मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन 100 पार्ट्स ऑफ कंपाउंड। जैसे कि हमारे पास कहीं पर CaCO3 है बेटा, CaCO3 है, हमें इसमें हर एक की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। या इसको छोड़ो, हमें H2O है, H2O की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन है 2 बाय टोटल इसका मास इस कंपाउंड का, जो कि कितना है बेटा जी? 18 होता है, और परसेंटेज जब निकालते हैं इनटू में 100। सिमिलरली आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है, तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन का मास इस कंपाउंड के अंदर कितना है, तो इसके अंदर कितना है? 16/18 इंटू में 100। बताना मैथ में सोल्व करके कितना आएगा, मेरा थोड़ा सा खराब सा मैथ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहा जाता है बेटा? द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड कंप्लीटली। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है। एक एक्सेस रिएजेंट आता है, वो रिएजेंट जो लेट कंज्यूम होता है, जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक शादी है, एक शादी में 100 kg मटर पनीर बनाया और 100 kg हरा साग बना लिया। अब आगे खाने वाले, तो आप बताओ ज्यादा कंजम्पशन किसकी होगी? देखने में दोनों बराबर लग रहे हैं, है ना, बट कंजप्शन ऑब्वियसली मटर पनीर की ज्यादा होगी। तो मटर पनीर वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट का रोल प्ले कर रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन से होते हैं? जो किसी भी रिएक्शन के अंदर जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। उसके बाद एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा? एक्चुअल फार्मूला। एक होता है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फार्मूला। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन के अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की आप बात करते हो तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा? C6
H6। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट, है ना, CH। इस तरह से आप लोग बता सकते हो। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा मोल कंसेप्ट इन कंसंट्रेशन टर्म। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा मास परसेंटेज। क्या होता है मास परसेंटेज? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100 आ जाता है। जैसे एक जगह पर A का मास है 10 और B का मास है 15, मैं आपको बोलता हूं मास परसेंटेज ऑफ A निकाल दीजिए, तो फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ A जो कि है 10 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन मतलब दोनों का मिक्सचर 25, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100, तो याद आएगा 40%। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज आ जाता है। अच्छा मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मींस होता है बेटा जी रेशियो। किसका रेशियो? मोल्स का रेशियो। अगर आपको, अच्छा इसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालनी है तो फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, A प्लस B। ठीक है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड 2-3 बातें बता देता हूं। मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई भी यूनिट नहीं होती इसकी, कोई मोल्स बाय मोल्स है, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 1 आती है, और मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, टेम्परेचर का कोई भी रोल मोल फ्रैक्शन पे नहीं होता। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि एक सॉल्यूशन है जिसमें XA आपको दे रखा है 0.4, तो XB क्या होगा बताइए? अब आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है 1, आप क्या लिख दोगे? XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो आपको XB निकालना है, XB क्या हो जाएगा? 1 माइनस XA 0.6 आ जाएगा। अच्छा 2-3 टर्म सुनने को मिलती हैं, मोलैरिटी, और मोलैरिटी के साथ नॉर्मेलिटी, और उसके साथ मोलैलिटी। मोलैरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, WB मतलब मास ऑफ सोल्यूट, MB मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 1000 में देगी विमला। नॉर्मेलिटी वॉशिंग इंजन 1000 में देगी विमला। इंजन, इंजन का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है? मान के चलो कोई भी एसिड है, एसिड का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका मोलर मास बाय नंबर ऑफ H। किसी भी बेस का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मोलर मास बाय नंबर ऑफ OH। अगर किसी आयन का मोलर मास निकालना है, सॉरी इक्विवेलेंट मास निकालना है, मोलर मास बाय चार्ज। सिंपली इस तरह से निकाला जा सकता है। उसके बाद मोलैरिटी की इक्वेशन होती है बेटा क्या? M1V1 इक्वल टू M2V2। इसका मतलब क्या है M1V1? मतलब एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है, जिसका एक वॉल्यूम है, हमने इसमें पानी मिला दिया, ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसकी नई मोलैरिटी क्या होगी? उस जगह पर ये इक्वेशन लगती है M1V1 इक्वल टू M2V2। नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है? N1V1 इक्वल टू N2V2। अगर आपको कभी मोलैरिटी दे रखी है, मान के चलो एक H2SO4 का सॉल्यूशन है और उसकी मोलैरिटी है 2 मोलर, तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? फॉर्मूला क्या रहेगा? मोलैरिटी इनटू में नंबर ऑफ H पॉजिटिव। मोलैरिटी तो 2 है और H पॉजिटिव कितने बेटा इसके अंदर? 2 हो गए, तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? 4N। नॉर्मेलिटी ऑफ बेस कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी इनटू में नंबर ऑफ OH नेगेटिव। बेस के केस में OH लिखे जाते हैं। और अगर आपको कभी मोलैरिटी निकालनी हो, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। अब देखो यार, विमला मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और वॉशिंगटन मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्लियर है? अब एक दो बातें खास याद रखिए। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द सब्सटेंस एंड इज कांस्टेंट, वेयरएज वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास सेम रहता है हर जगह। मास क्या बताता है कि कितनी क्वांटिटी है किसी सब्सटेंस की इसके अंदर, और वेट जगह से जगह वेरी करता रहता है। एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम बिल्कुल किस चीज को डिफाइन कर देते हैं, मैं बोल देता हूं 2 बनानास, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। सो 2 बनानास में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होगा? 2.000 ऐसे लिख के कितनी मर्जी जीरो बढ़ा दो। अच्छा मैंने अभी आपको बताया था कि जो मोलर वॉल्यूम होता है एट STP या NTP, जो भी वर्ड मैंने यूज किया था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो 22.4 होता है। और अगर आपने प्रेशर 1 बार ले लिया तो बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाओगे, तो 22.7 होता है। क्लियर है? अगर ये 1 ATM प्रेशर है तो ये होगा 22.4। क्लियर है? तो ये था बेटा जी, आई होप आपको क्लियर होगा। स्टिल कुछ भी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से। दैट्स ऑल। बहुत ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।